नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, मैं कवि और अध्यापक अमन तिवारी आप सबका अपने इस वीडियो सेशन में पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि मैं हिंदी की संपूर्ण कक्षा आपको यहां पर उपलब्ध करवाऊंगा और करवा रहा हूं। उसी श्रृंखला में हम अध्याय पढ़ रहे हैं संधि, और संधि के मैं 2 पार्ट पहले बना चुका हूं। आज मैं व्यंजन संधि को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो यकीन मानिए, व्यंजन संधि जो अब तक आपको कठिन लगती होगी, आज के बाद वो कभी कठिन नहीं लगेगी, बहुत सरल लगेगी। व्यंजन संधि को बहुत ही अच्छी तरीके से आज हम करने वाले हैं। तो फिर देर मत करिए और लग जाइए मेरे साथ और समझिए उस संधि को, जिस संधि को समझने में बच्चे अक्सर परेशान होते हैं या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि व्यंजन संधि के नियमों को याद नहीं रखा जा सकता। तो मैं आपसे वादा करता हूं, आप इस पूरे वीडियो को देखिए, आज के बाद आपको व्यंजन संधि कभी कठिन नहीं लगेगी। चलिए हम शुरू करते हैं आज अपना सेशन, जिसका नाम है व्यंजन संधि। बच्चों, पिछले अध्यायों में हमने स्वर संधि के भेद पढ़ लिए हैं और आज हमें व्यंजन संधि पढ़ना है। और ध्यान रखिएगा, ये संधि का तीसरा भाग है। मैं संधि का तीसरा भाग ये बना रहा हूं और इस संधि के तीसरे भाग में आज हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि में ये भाग 1 है, क्योंकि व्यंजन संधि के मैं 2 भाग लेकर चलूंगा, जिनमें से पहला भाग मैं आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और दूसरा भाग मैं अगले दिन प्रस्तुत करूंगा आपके सामने। लेकिन आप बने रहिए इस सेशन में और संधि को जरूर सीखिए। मैं वादा करता हूं आपके साथ आपसे कि आप संधि जरूर सीखेंगे। तो चलिए बगैर देर किए हम शुरू करते हैं आज अपना सेशन व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि को समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि व्यंजन संधि होता क्या है। बच्चों, जैसा कि हमें पता है, संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और ये संधि के जो तीनों भेद हैं वो बच्चों परिवर्तन के आधार पर, वर्णों के परिवर्तन के आधार पर सेट किए गए हैं। जैसे अगर 2 वर्णों के मेल होने पर स्वर में परिवर्तन हो रहा है तो वो स्वर संधि कहलाती है, और अगर 2 वर्णों के मेल होने पर व्यंजन में परिवर्तन हो रहा है तो वो व्यंजन संधि कहलाती है, और अगर 2 वर्णों के मेल होने पर विसर्ग में परिवर्तन हो रहा है तो वो विसर्ग संधि कहलाती है। तो इस आधार पर संधि के 3 भेद बच्चों बनाए गए हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिनमें से स्वर संधि हम पहले पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि। तो देखिए व्यंजन संधि क्या होता है। तो पहले व्यंजन संधि को समझ लेते हैं कि होता क्या है। तो कहा जा रहा है कि यदि कभी, अगर कभी व्यंजन का मेल व्यंजन अथवा स्वर से किया जाए, ध्यान दीजिए, अगर कभी किसी व्यंजन का मेल, अगर किसी व्यंजन वर्ण का मेल, बच्चों ध्यान दीजिए, अगर किसी व्यंजन वर्ण का मेल किसी व्यंजन से किया जाए, किसी व्यंजन से कर दिया जाए व्यंजन का मेल, या फिर बच्चों व्यंजन के अलावा स्वर से कर दिया जाए, फर्क नहीं पड़ता कि व्यंजन का मेल व्यंजन से किया जा रहा है या स्वर से किया जा रहा है। व्यंजन का मेल व्यंजन से किया जाए चाहे स्वर से किया जाए, और अगर किसी भी व्यंजन में परिवर्तन हो जाए, अगर व्यंजन में परिवर्तन हो जाए, व्यंजन में विकार पैदा हो जाए, व्यंजन में विकार हो जाए, व्यंजन में परिवर्तन हो जाए, तो बच्चों उसको व्यंजन संधि कहेंगे। तो उसको व्यंजन संधि कहेंगे। एक बार ध्यान दीजिए, अगर कभी व्यंजन का मेल, अगर कभी व्यंजन का मेल चाहे व्यंजन से हो बच्चों, चाहे स्वर से हो, व्यंजन का मेल व्यंजन या स्वर से करने पर यदि व्यंजन में परिवर्तन हो जाए, यदि व्यंजन में परिवर्तन हो जाए तो बच्चों उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। ध्यान दीजिए आप एक बार फिर से, अगर कभी, यदि कभी व्यंजन का मेल व्यंजन अथवा स्वर से किया जाए तो व्यंजन में जो विकार पैदा होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन में जो विकार, व्यंजन में जो परिवर्तन आता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो सीधा सा मतलब है, अगर कभी किसी व्यंजन का मेल किसी व्यंजन या स्वर से किया जाए और यदि व्यंजन में ही परिवर्तन हो जाए तो उसको बच्चों व्यंजन संधि कहेंगे। चलिए उदाहरण देखते हैं, एक उदाहरण से समझते हैं इस बात को। जैसे एक उदाहरण दिया है, दिक् धन गज। बच्चों एक चीज ध्यान रखना, व्यंजन संधि में जब हम किसी का व्यंजन से मेल कर रहे हैं तो व्यंजन से मेल तभी हो पाएगा जब उस व्यंजन पर हलंत लगा होगा। अगर प्रथम पद का अंत हलंत वाले, प्रथम पद का अंत हलंत वाले अक्षर पे होगा तभी उसका अंतिम वर्ण हमें व्यंजन मिलेगा, अन्यथा हमें व्यंजन नहीं मिलेगा। प्रथम पद का अंत हलंत पे होगा तभी हमें व्यंजन प्राप्त होगा। चलिए मैं समझाता हूं आपको। जैसे सवाल दिया है, एक उदाहरण दिया है, दिक्
धन गज। ध्यान दीजिए, अगर दिक पर यहाँ दिक पर हलंत न लगा होता, यहाँ हलंत न दिया होता, इस तरीके से रहता, तो इसका अंतिम अक्षर बच्चों का ना होके आ हो जाता। क्योंकि किसी भी व्यंजन पर जब कोई मात्रा ना लगी हो और हलंत भी ना लगा हो तो उसमें आ का स्वर समाहित होता बच्चों। ये बात मैं पहले ही समझा चुका हूं। तो इसलिए अगर हमें व्यंजन का मेल करना है तो इसका मतलब ये है कि इस पे हलंत लगा होगा, तभी तो ये अंतिम अक्षर व्यंजन निकलेगा। तो अगर मैं दिक् पद का अंतिम अक्षर निकालूं तो वो मिलेगा हमें का, और का मेल हो रहा है बच्चों यहाँ गा से। किससे हो रहा है? गा से हो रहा है। तो किसी भी व्यंजन का मेल जब व्यंजन से होगा तो व्यंजन में यदि परिवर्तन हो जाए तो वो व्यंजन संधि कहलाता है। अभी फिलहाल आपको नियम नहीं पता है एक भी कि यहाँ क्या होने वाला है, तो फिलहाल मैं समझा देता हूं। अभी ये मान के चलिए, ये का मेल गा से होगा तो ये का भी गा बन जाएगा। ये इस वजह से गा नहीं बन जाएगा कि आगे भी गा दिया है तो ये भी गा बन जाएगा। ये इसलिए गा बन रहा है बच्चों का क्योंकि का मेल किसी भी वर्ग के तीसरे व्यंजन से हो, चौथे व्यंजन से हो, तो वो वर्ग का पहला व्यंजन बच्चों तीसरे व्यंजन में तब्दील हो जाता है। तो वर्ग का पहला व्यंजन मिल रहा है वर्ग के तीसरे व्यंजन से, तो ये वर्ग का पहला व्यंजन भी अपने ही वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल जाएगा। तो अपने ही वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदलेगा तो वो गा बन जाएगा, और जब ये गा बन जाएगा तो शुद्ध का था तो वो शुद्ध गा ही बनेगा, और शब्द बनेगा हमारा का की जगह गा हो गया तो शुद्ध गा दिग्गज। गज पहले से था, का बन गया गा, तो शब्द बन गया दिग्गज। तो सवाल ही उठता है कि पहले दिक और गज था, इनको मिलाया तो दिग्गज बन गया, इसमें का की जगह बच्चों गा आ गया। तो सवाल ये है कि परिवर्तन हुआ किसमें? स्वर में परिवर्तन हुआ, व्यंजन में परिवर्तन हुआ या विसर्ग में? तो आप कहेंगे कि सर व्यंजन में परिवर्तन हुआ, क्योंकि का बदला है और का व्यंजन था। का बदला है तो का व्यंजन था, व्यंजन में परिवर्तन हुआ बच्चों, इसलिए इस शब्द में व्यंजन संधि हुई है। अगर कभी व्यंजन का परिवर्तन मेल किसी व्यंजन से हो अथवा स्वर से हो और व्यंजन में परिवर्तन हो जाए तो उसको बच्चों व्यंजन संधि कहते हैं। अभी हमें सिर्फ इतना समझना है। एक उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे दिया है सत धन गुरु, सत धन गुरु, ध्यान दीजिए, सत धन गुरु, सत धन गुरु। तो बच्चों देखिए, प्रथम पद का अंतिम अक्षर क्या है? ता, शुद्ध ता है, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है? तो बच्चों प्रथम वर्ण है गा, प्रथम वर्ण है बच्चों गा। तो ध्यान रखिए, अगर कभी भी व्यंजन का मेल, कभी भी व्यंजन का मेल किसी व्यंजन से हो या स्वर से हो तो व्यंजन में परिवर्तन होता है, और व्यंजन में यदि परिवर्तन हो रहा है तो फिर उसको कहेंगे व्यंजन संधि। तो अगर यहां पर ता का मेल गा से हो रहा है तो क्या होगा? इस बात को लेके आप बिल्कुल चिंता मत करिए कि ये ता किस में बदलेगा और कैसे बदलेगा, वो मैं सिखाऊंगा आपको। अभी तो ये समझिए कि परिवर्तन हो रहा है तो परिवर्तन हो किस में रहा है, ये व्यंजन संधि है क्यों। तो व्यंजन संधि बच्चों इस शब्द में इसलिए होगी क्योंकि ता अंतिम अक्षर है और ता का मेल गा से होगा, जो कि वर्ग का तीसरा अक्षर है और ये वर्ग का पहला अक्षर है। और नियम होता है कि वर्ग का पहला अक्षर जब भी कभी वर्ग के तीसरे अक्षर से मिलता है तो वो वर्ग का पहला अक्षर अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। तो इसलिए ये ता बन जाएगा त थ दा। ता वर्ग का तीसरा अक्षर बच्चों दा होता है, तो ता की जगह बन जाएगा दा। माने ता का मेल गा से होने पर ता नहीं रहेगा, दा बन जाएगा। क्यों बना, किस लिए बना, कैसे बना, इसकी चिंता मत करिए, वो मैं आगे सिखाऊंगा। अभी समझिए कि ता दा बन गया तो शब्द बन गया हमारा, ता की जगह दा बना देंगे तो सदगुरु, शब्द बन गया बच्चों सदगुरु। तो अब सवाल ये है, ये दा कहां से आया, ये दा का परिवर्तन कैसे हुआ, किस में हुआ? तो आप कहेंगे बच्चों ता बदल गया दा में। तो ता क्या था बच्चों? ता एक व्यंजन था, इसका मतलब व्यंजन में परिवर्तन हुआ है, और जब व्यंजन में परिवर्तन होता है बच्चों तो उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। सदगुरु शब्द में व्यंजन संधि हुई है क्योंकि यहां ता से दा बना है। ता व्यंजन था और उस व्यंजन में परिवर्तन हुआ तो दा बन गया, तो शब्द बना सदगुरु। तो सदगुरु में बच्चों आप समझ गए होंगे व्यंजन संधि है, क्यों? क्योंकि यहां ता दा में बदल गया। आइए एक उदाहरण और देख लेते हैं। एक शब्द दिया है स्वधन छंद, स्वधन छंद। बच्चों यहां पर आप कहेंगे स्वा में हलंत नहीं है, स्वा पे हलंत नहीं है तो क्या व्यंजन संधि नहीं है? नहीं बच्चों, व्यंजन संधि ही है। स्वधन छंद शब्द हमारा है, दो पद हैं, स्व प्लस छंद, ये दो शब्द पद दिए हैं बच्चों, स्व और छंद। अब इसमें हलंत नहीं लगा बच्चों, वहां पे हलंत नहीं लगा है, तो इसका अंतिम वर्ण जो निकलेगा बच्चों, जो अंतिम वर्ण निकलेगा वो व्यंजन नहीं निकलेगा, वो निकलेगा आ। और इस आ का मेल होगा छा से, छाता वाले छा से। बच्चों मैं आपको बता दूं,
नियम है कि यदि कभी छाता वाले छा का मेल या छाता वाले छा से पहले, इस छा से पहले कभी भी कोई ह्रस्व स्वर मिलाया जाता है तो इस छा में चा जोड़ दिया जाता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर कभी छा से पहले कोई ह्रस्व स्वर जोड़ दिया जाए, कोई ह्रस्व स्वर आ जाए तो उस छा में चा जोड़ दिया जाता है। तो इसमें जब छा में छन का मेल जब इस स्वा से किया जाएगा तो इससे आ जाके टकराएगा, आ जाके मिलेगा इसमें। तो आ जैसे ही मिलेगा, छोटा आ ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर जैसे ही मिलेगा बच्चों इसमें, तो ये छम में चछम हो जाएगा, माने इसमें चा और जुड़ जाएगा। मैं फिर से समझा दे रहा हूं, हो सकता है एक बार में आपको समझ में ना आ रहा हो कि मैं समझाना क्या चाहता हूं। ये नियम बाद में समझाऊंगा आपको। ये नियम समझाना उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य ये है कि परिवर्तन किस में हुआ। परिवर्तन हो रहा है छा में, क्योंकि छा बन गया चा छा। फिर भी आपको जिज्ञासा हो तो ये समझ लीजिए फिलहाल के लिए, अगर कभी छा से पहले, किसी भी छा से पहले कोई भी छोटा स्वर आ जाए, कोई भी ह्रस्व स्वर आ जाए, मैं लिख दे रहा हूं ह्रस्व स्वर, कोई भी ह्रस्व स्वर पहले दिया हो, ह्रस्व स्वर का मेल अगर छा से किया जाए तो इस छा में बच्चों चा और जुड़ जाता है, इस छा में परिवर्तन हो जाता है, उसमें चा और जुड़ जाता है। तो वही यहां हुआ है बच्चों कि यहां स्व प्लस छंद था तो स्व का अंतिम अक्षर बच्चों आ निकलेगा और इस आ का मेल जब इस छा से होगा तो इस छा में चा और जुड़ जाएगा, अर्थात छा बदल के चा छा में तब्दील हो जाएगा। तो फिर वही सवाल कि इन दोनों के मिलाने पर परिवर्तन किस में हुआ, तो परिवर्तन हुआ छा में, क्योंकि छा अकेला था अब चा छा हो गया। व्यंजन में परिवर्तन हुआ है, इसलिए इसमें भी बच्चों व्यंजन संधि होगी। शब्द हमारा बन जाएगा स्वच्छंद। स्वच्छंद बच्चों इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहां पे वा में आ छुपा था और आ का मेल जब इस छा से हुआ तो इस छा में चा और जुड़ गया, शब्द बन गया स्वच्छंद। तो बच्चों इसमें भी व्यंजन में ही परिवर्तन हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि व्यंजन का मेल चाहे स्वर से हो चाहे व्यंजन से हो, और यदि व्यंजन में परिवर्तन हो जाए तो उसको व्यंजन संधि कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। एक बार पुनः समझ लीजिए कि अगर कभी व्यंजन का मेल व्यंजन अथवा स्वर से किया जाए, यदि कभी व्यंजन का मेल व्यंजन अथवा स्वर से किया जाए और व्यंजन में विकार पैदा हो जाए, व्यंजन में परिवर्तन हो जाए, तो उसको व्यंजन संधि कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ओफो शिट, मैंने शिट इसलिए बोला बच्चों क्योंकि यहां पर बत्ती चली गई है, लाइट चली गई है, और मुझे लगता है कि इन्वर्टर पता नहीं कब तक चलेगा, क्योंकि स्टूडियो की जो लाइट होती है वो बहुत ही ज़्यादा लोड लेती है। क्योंकि यहाँ पे जो लाइटिंग की गई है उसमें लगभग 10 से 15 रॉड लगी हुई हैं, कैमरे, कंप्यूटर और ये पीछे बोर्ड, इसका लोड बहुत ज़्यादा है और लाइट जा चुकी है। तो मुझे नहीं पता ये सेशन कब तक चल पाएगा, लेकिन आप लोग जुड़े रहिए, बने रहिए। मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं। तो व्यंजन संधि किसको कहते हैं बच्चों, कि यदि कभी व्यंजन का मेल व्यंजन अथवा स्वर से किया जाए और व्यंजन में परिवर्तन हो जाए तो उसको व्यंजन संधि कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं व्यंजन संधि के प्रकार। बच्चों व्यंजन संधि कितने प्रकार की होती है, तो देखो प्रकार पे तो ये है कि स्वर संधि की तरह इसके नाम नहीं है, इसके नाम नहीं है कि ये दीर्घ संधि है, ये स्वर संधि है। स्वर संधि के नाम होते हैं दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, लेकिन यहां पर बिल्कुल भी व्यंजन संधि के जो है वो नाम नहीं होते, उसके प्रकार कोई फिक्स ऐसे नहीं है जिनका भेद कोई तैयार किया गया हो। लेकिन मैं आपको बता दूं यहां पर व्यंजन संधि में हमें 7 नियम पढ़ने हैं। ये मैंने एक इस तरीके से सेट किए हैं ताकि आप व्यंजन संधि को बहुत अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से समझ पाएं। व्यंजन संधि के बच्चों, व्यंजन संधि को अच्छे से समझने के लिए, व्यंजन संधि को जानने के लिए हमें 7 नियम समझ लेने हैं। और अगर इन 7 नियमों को हम समझ लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं, मैं दावा करता हूं, आपके हिंदी के एग्जाम में एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं बच्चों। क्यों? क्योंकि ये 7 नियमों पर ही पेपर तैयार होता है व्यंजन संधि का। तो व्यंजन संधि को समझने के लिए 7 नियम समझने होंगे। कितने समझने होंगे बच्चों? 7 नियम। 7 नियम समझने होंगे हमें केवल। हालांकि मैं पुनः बता दूं, ये कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि 7 ही समझने होंगे, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि व्यंजन संधि के ज्यादातर जो प्रश्न है, लगभग 100% ही मान लो, 100% ही कह सकते हैं, 99% जो शब्द प्रश्न है जो आपके, वो इन 7 नियमों को सीख लेने से आपके हो जाएंगे। कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। तो आपको ये 7 नियम सीखने हैं। कितने नियम सीखने हैं बच्चों? 7। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7।
भावरें कितनी ली जाती हैं, शादी में फेरे कितने लिए जाते हैं, 7। समंदर कितने हैं बच्चों, 7। तो फिर इस तरीके से हमारे व्यंजन संधि के नियम भी कितने हैं, 7। अब वो कौन से नियम है, आइए जरा इसका जिक्र कर लेते हैं थोड़ा सा। पहला नियम है कि वर्ग के पहले व्यंजन का अपने ही वर्ग के तीसरे व्यंजन में परिवर्तन। हमें पहला नियम सीखना है कि जो वर्गीय व्यंजन होते हैं बच्चों, आपने देखे हैं वो वर्गीय व्यंजन जो होते हैं वो 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिखे होते हैं क्रम से। का वर्ग में 5 व्यंजन, फिर चा वर्ग में 5 व्यंजन, फिर टा वर्ग में 5 व्यंजन, फिर ता वर्ग में 5 व्यंजन, फिर पा वर्ग में 5 व्यंजन। तो कहा जा रहा है कि वर्ग का कोई भी पहला व्यंजन आए तो वो अपने ही वर्ग के तीसरे व्यंजन में तब्दील हो जाएगा। वो कब होगा, कैसे होगा, उसको हम आगे चल के सीखेंगे, लेकिन वो तब्दील हो जाएगा। मैं एक बार पुनः चेक कर लूं लाइट क्या आ गई क्या, ठीक है, ठीक है, अभी सही चल रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला नियम हमारा बच्चा है कि वर्ग के पहले व्यंजन का अपने ही वर्ग के तीसरे व्यंजन में परिवर्तन। माने वर्ग के जो भी पहले व्यंजन होंगे वो अपने ही वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल जाएंगे। मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा, आप परेशान मत होइए। ये अभी तो हम केवल 7 नियम कौन कौन से पढ़ने वाले हैं हम उसकी जिक्र कर रहे हैं। तो दूसरा नियम है बच्चा कि वर्ग के पहले व्यंजन का, जो वर्ग के पहले व्यंजन होंगे वो अपने ही वर्ग के 5वें व्यंजन में बदल जाते हैं। कब बदल जाते हैं इसको हमें पढ़ना है। तीसरा नियम हम पढ़ेंगे छा संबंधी नियम, छा से छाता। छा से छाता वाला जो नियम है, छा वाला नियम जो है उसको पढ़ना है, जिसमें अभी मैंने आपको बताया था कि छा में चा जुड़ जाता है, वो एक नियम पढ़ना है, छा संबंधी नियम। फिर कुछ ता के नियम है, ता संबंधी नियम, तो हम ता के कुछ नियम सीखेंगे। फिर उसके बाद मां संबंधी नियम, फिर मां के कुछ नियम सीखेंगे। फिर है बच्चों ना संबंधी नियम, फिर ना से संबंधित नियम सीखेंगे, और अंत में है सा संबंधी नियम, सब्जी वाले सा के नियम। तो ये 7 नियम हमें सीखने हैं। वर्ग के पहले अक्षर से संबंधित 2 नियम है, उसके बाद छा ता मा ना सा, ये नियम, इतने नियम हमें सीखने हैं। हालांकि मैं जानता हूं जो बच्चे पहली बार इस क्लास को देख रहे होंगे उनको यहां कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा। तो बच्चों आपसे निवेदन है, अगर आप हिंदी पहली बार पढ़ रहे हो, आपने पहले कभी हिंदी का अध्ययन नहीं किया है, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और लेक्चर 1 से L1 से आप वीडियो देखिए मेरे, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि जिस बच्चे को वर्णमाला नहीं आती वो संधि अच्छे से नहीं सीख सकता। जब वर्णमाला आपकी अच्छे से आती होगी आपको हिंदी की, तभी आप संधि को अच्छे से सीख सकते हैं। तो बच्चों जो वर्णमाला पढ़ चुके हैं, वर्णमाला अच्छे से जानते हैं, और जो संधि पढ़ रहे हैं लंबे समय से, तो वो इसको सीखे। तो हमें व्यंजन संधि में 7 नियम सीखने हैं। तो बच्चों आज हम केवल 3 नियम सीखेंगे, ध्यान दीजिए, आज हम केवल 3 नियम सीखेंगे। एक तो वर्ग के पहले व्यंजन के 2 नियम, कि वर्ग के पहले व्यंजन के जो 2 नियम है वो क्या है, और छा संबंधी नियम। ये जो 4 नियम है बच्चों वो कल वाले सेशन में हम सीखेंगे। इनको व्यंजन संधि को मैंने 2 भागों में बांट दिया है। एक तो वर्ग के पहले व्यंजन का तीसरे में परिवर्तन, वर्ग के पहले व्यंजन का अपने ही वर्ग के 5वें व्यंजन में परिवर्तन, और छा संबंधी नियम। ये 3 नियम हम आज सीखेंगे और 4 नियम हम कल सीखेंगे। तो ऐसे करके हम सीखेंगे तो बड़ी ही आसानी से हम सारे नियमों को अच्छे से सीख पाएंगे। तो चलिए बगैर देर किए हम पहला नियम, व्यंजन संधि का पहला नियम, ध्यान रखिए व्यंजन संधि सीखना कोई कठिन नहीं है। व्यंजन संधि किसको कहते हैं, व्यंजन संधि उसको कहते हैं कि अगर व्यंजन का मेल किसी व्यंजन या स्वर से हो और व्यंजन में ही परिवर्तन हो रहा हो तो उसको बच्चों व्यंजन संधि कहते हैं। और व्यंजन संधि में हमें 7 नियम सीखने हैं, 7 नियम हमें टोटल सीखने हैं व्यंजन संधि में, और इन 7 नियम को हम एक एक करके सीखेंगे, और सीखने के बाद हमारा व्यंजन संधि बहुत अच्छे से संपूर्ण हो जाएगा। तो बगैर देर किए हम आज 3 नियम जो सीखने वाले एक एक करके हम सीखना शुरू करते हैं। तो चलिए पहले नियम पे हम लोग चलते हैं। पहला नियम देखिए, कॉपी कलम लेके बैठ जाइए आप लोग। अगर आपने अभी तक कॉपी कलम नहीं लिया है तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और एक कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, क्योंकि जब तक आप कलम नहीं चलाएंगे, जब तक आप स्वयं नहीं लिखेंगे और समझेंगे, तब तक आप अच्छे से व्यंजन संधि के नियम सीख नहीं पाएंगे या कोई भी संधि का नियम नहीं सीख पाएंगे। बच्चों प्रैक्टिस जरूर करिए अपने साथ साथ। वीडियो को पहले मुझे सुनिए, मेरे सुनने के बाद जो मैं कर रहा हूं वो आप भी करिए, करके देखिए, और उसके बाद आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको नियम समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज हमारा पहला नियम है व्यंजन संधि का, वर्ग के पहले व्यंजन का, वर्ग के पहले व्यंजन का अपने ही वर्ग के तीसरे व्यंजन में परिवर्तन। तो इससे पहले कि हम ये पूरी चीजें पढ़ें, पहले तो ये आप बताइए क्या आपको वर्गीय व्यंजन आते हैं?
वर्गीय व्यंजन किसको कहते हैं? क्या आप जानते हैं वर्गीय व्यंजन में प्रथम व्यंजन, द्वितीय व्यंजन, तृतीय व्यंजन, चतुर्थ व्यंजन और पंचम व्यंजन क्या होते हैं? और अगर आप नहीं जानते हैं तो पहले आप वर्णमाला पढ़ लीजिए, उसके बाद इन नियमों को सीखिए। और अगर आप जानते हैं तो आइए हम इस नियम को सीखते हैं। मैं सबसे पहले आपके वर्गीय व्यंजन यहां लिख देता हूं। बच्चों, वर्गीय व्यंजन के 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ग होते हैं। का वर्ग में 5 व्यंजन है, क, ख, ग, घा, अंग। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, अन। टा वर्ग में 5 है बच्चों, टा, ठा, डा, ढा, अण। ता वर्ग में बच्चों 5 है, ता, था, दा, था थोड़ा अच्छा बना देता हूं, दा, धा, न। और पा वर्ग में भी बच्चों 5 है, पा, फा, बा, भा, मा। तो बच्चों ये वर्गीय व्यंजन होते हैं, आपको अच्छे से पता है। वर्गीय व्यंजन, हम स्पर्श व्यंजनों को ही वर्गीय व्यंजन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें 5-5 व्यंजनों के 5 वर्ग होते हैं, इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन कहते हैं। अब बच्चों एक चीज अच्छे से समझ लीजिए, वो क्या समझना है कि हर वर्ग में बच्चों 5-5 लेटर हैं, 5-5 अक्षर हैं, 5-5 व्यंजन हैं। देखिए मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। बच्चों प्रत्येक वर्ग में आप देखिए, ये जो नीचे लिखे हैं ये पहले व्यंजन है वर्ग के, ये वर्ग के दूसरे व्यंजन हैं, ये वर्ग के तीसरे व्यंजन हैं, ये वर्ग के चौथे व्यंजन हैं सारे, और ये वर्ग के 5वें व्यंजन हैं सारे। हर वर्ग में 5-5 व्यंजन है, आपको अच्छे से दिखाई पड़ रहा होगा। हर वर्ग में 5-5 व्यंजन है। का वर्ग का पहला व्यंजन है का, दूसरा व्यंजन है खा, तीसरा व्यंजन है गा, और चौथा व्यंजन घा, और 5वां व्यंजन अंग। हर वर्ग में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां व्यंजन है। हर वर्ग में बच्चों 5-5 व्यंजन है। अब हमारा नियम क्या है बच्चों व्यंजन संधि का? वर्ग के पहले व्यंजन का अपने ही वर्ग के तीसरे व्यंजन में परिवर्तन। मतलब ये जो नियम हम पढ़ने वाले हैं वो वर्ग के पहले व्यंजन से संबंधित है। माने 5 वर्ग हैं और 5 वर्ग के पहले व्यंजन से संबंधित है ये नियम। और वो नियम क्या कह रहा है इसको हमें समझना है। नियम हमारा ये पहले जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें पढ़ने वाले क्या, पहले इसको समझ लेते हैं। हमसे ये कहा जा रहा है कि ये जो वर्ग के पहले व्यंजन है अर्थात का, चा, टा, ता और पा, ये जो वर्ग के पहले व्यंजन हैं ये अपने ही वर्ग के तीसरे व्यंजन में तब्दील हो जाएंगे। का बन जाएगा बच्चों गा, चा बन जाएगा बच्चों जा, टा बन जाएगा बच्चों डा, ता बन जाएगा बच्चों दा और पा बन जाएगा बच्चों बा। माने वर्ग का पहला व्यंजन चा जा में तब्दील हो जाएगा, टा डा में तब्दील हो जाएगा, ता दा में तब्दील हो जाएगा और पा बा में तब्दील हो जाएगा। लेकिन ये तब्दील कब होगा वो हमें सीखना है। लेकिन ये समझिए वर्ग का पहला व्यंजन अपने ही वर्ग के, वर्ग नहीं बदलेगा बच्चों ध्यान रखना। अगर वर्ग का पहला व्यंजन तीसरे में बदलेगा, तीसरे व्यंजन में बदलेगा तो वो अपना वर्ग नहीं बदलेगा, अपने ही वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदलेगा। माने का परिवर्तन गा में हो जाएगा, चा का परिवर्तन जा में हो जाएगा, टा का परिवर्तन डा में हो जाएगा, ता का परिवर्तन दा में हो जाएगा और पा का परिवर्तन बच्चों बा में हो जाएगा। लेकिन कब होगा वो हमें ये सीखना है। तो आइए इसको समझते हैं। कहा जा रहा है कि यदि किसी वर्गीय व्यंजन, किसी भी वर्गीय व्यंजन, स्पर्श व्यंजन को भी कहते हैं इसको, इसलिए मैंने ब्रैकेट में स्पर्श व्यंजन भी लिख दिया है। यदि किसी वर्गीय व्यंजन यानी स्पर्श व्यंजन के प्रथम व्यंजन का मेल, ध्यान दीजिए प्रथम व्यंजन मतलब इनमें से किसी भी वर्ग के प्रथम व्यंजन का मेल, प्रथम व्यंजन का मेल किसी स्वर, अंतःस्थ व्यंजन या फिर वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से हो जाए तो वर्ग का पहला व्यंजन अपने ही वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल जाता है। इसको समझिए, एक बार पुनः समझिए। यह कहा जा रहा है कि अगर कभी इनमें से किसी भी वर्ग के पहले व्यंजन का मेल
किसी स्वर से हो जाए, किसी भी स्वर से, या अंतःस्थ व्यंजन यानी या रा ला वा से हो जाए, या फिर किसी भी वर्ग के तीसरे या चौथे व्यंजन से हो जाए, तीसरे या चौथे व्यंजन से, तो वर्ग का जो पहला व्यंजन होता है बच्चों, जो बच्चों वर्ग का पहला व्यंजन होता है, जैसे का है वो गा में बदल जाएगा, चा है वो जा में बदल जाएगा, टा है वो डा में बदल जाएगा, ता है वो दा में बदल जाएगा, और पा है वो बा में बदल जाएगा। माने वर्ग के पहले व्यंजन का मेल, इनमें से किसी का भी मेल, इनमें से किसी का भी मेल अगर किसी स्वर से हो जाए, किसी भी स्वर से, इसको नियम को याद करना पड़ेगा बच्चों, नियम को याद करना पड़ेगा, कुछ चीजें याद करनी पड़ती हैं कि किसी वर्ग के, किसी भी वर्ग के पहले व्यंजन, ये वर्ग के पहले व्यंजन है, ध्यान दीजिए, ये वर्ग के पहले व्यंजन है, ये वर्ग के पहले व्यंजन है का, चा, टा, ता, पा। का वर्ग का पहला व्यंजन का होता है, चा वर्ग का पहला व्यंजन चा होता है, टा वर्ग का पहला व्यंजन टा होता है, ता वर्ग का पहला व्यंजन ता होता है, पा वर्ग का पहला व्यंजन पा होता है। तो किसी भी वर्ग के पहले व्यंजन का मेल किसी भी स्वर से हो जाए, अथवा या रा ला वा इनमें से किसी से हो जाए, या फिर वर्ग के तीसरे व्यंजन, माने तीसरे व्यंजन का क्या मतलब है, तीसरे व्यंजन का बच्चों क्या मतलब है, तो तीसरे व्यंजन का मतलब है कि वर्ग के किसी भी तीसरे व्यंजन से, इनमें से किसी से भी हो जाए वर्ग के पहले व्यंजन का मेल, या चौथे व्यंजन से हो जाए, इनमें से किसी से भी हो जाए। वर्ग के पहले व्यंजन का मेल चाहे वर्ग के तीसरे व्यंजन से हो जाए, चाहे चौथे से हो जाए, तब भी वर्ग का पहला व्यंजन अपने ही वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल जाता है। माने का बन जाता है गा, चा बन जाता है जा, टा बन जाता है डा, और ता बन जाता है दा, और पा बन जाता है बच्चों बा। फिर से समझ लीजिए एक बार, मैं नियम पे जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हमें सीखना है, और सीखने के लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, हम उसको 2 बार रिपीट करें, 3 बार रिपीट करें, 10 बार रिपीट करें, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। फिर से समझिए, हमारा नियम जो है ये वर्ग के पहले व्यंजन से संबंधित है। कहा जा रहा है अगर किसी वर्ग के पहले व्यंजन का मेल का, चा, टा, ता, पा, इनमें से कोई भी व्यंजन अगर कभी तीसरे या चौथे व्यंजन से, किसी भी तीसरे या चौथे व्यंजन से मिले, अथवा स्वर से मिले, या फिर यारा ला उआ से मिले, तो ये वर्ग के पहले व्यंजन अपने ही वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल जाते हैं। माने का परिवर्तन गा में, क ख गा। देखिए का वर्ग में तीसरा व्यंजन क्या है, क ख गा, तो का बन गया गा। चा वर्ग का तीसरा व्यंजन क्या है, जा, तो चा बन गया जा। टा वर्ग का तीसरा व्यंजन क्या है, डा, तो टा बन जाएगा बच्चों डा। ता वर्ग का तीसरा व्यंजन क्या है, दा है, तो ता बन जाएगा बच्चों दा। और पा वर्ग का तीसरा व्यंजन बा है, तो पा बन जाएगा बच्चों बा। ये बनेगा तब जब इन वर्ग के पहले अक्षरों का मेल किसी स्वर से कराया जाएगा, किसी अंतस्थ व्यंजन से कराया जाएगा, या फिर किसी भी वर्ग के तीसरे व्यंजन या चौथे व्यंजन से कराया जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और आया है तो आइए फिर अब इसके उदाहरण को हम समझ लेते हैं। कुछ उदाहरण दिए गए हैं इसी नियम से संबंधित, इनको एक एक करके हम करते हैं और अच्छे से समझते हैं। पहले तो फिर से मैं नियम एक बार आपको याद दिला दूं, अगर बच्चों कभी वर्ग के पहले व्यंजन का मेल, वर्ग के पहले व्यंजन क्या होते हैं, का वर्ग का पहला व्यंजन का होता है, हलंत लगा दे रहा हूं क्योंकि उस पर स्वर नहीं लगा होना चाहिए, क्योंकि भाई व्यंजन का मेल तो तभी हो पाएगा जब उस पर हलंत लगा होगा। हलंत लगाए तब तो ये शुद्ध व्यंजन माना जाएगा। मान लो इस तरीके से लिखा है का, तो फिर इसको जोड़ोगे किसी से तो का थोड़ी ना मिलेगा, फिर तो आ मिलेगा, क्योंकि का मेल किससे ये का किससे बना है, क प्लस आ से, तो इसमें अंत में तो आ निकलेगा। तो फिर अगर इस का को किसी से मिलाओगे तो का ना मिलके आ मिल जाएगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि का पे हलंत लगना जरूरी है। तो वर्ग का पहला व्यंजन है ये, वर्ग का पहला व्यंजन का है। चा वर्ग का पहला व्यंजन चा है, टा वर्ग का पहला व्यंजन टा है, ता वर्ग का पहला व्यंजन बच्चों ता है, और पा वर्ग का पहला व्यंजन पा है। बच्चों इनमें से कोई भी व्यंजन, इनमें से कोई भी व्यंजन अगर मिला दिया जाए किसी भी स्वर से, किसी भी स्वर से मिला दिया जाए, या फिर अंतःस्थ व्यंजन से मिला दिया जाए, अंतःस्थ व्यंजन। अब अंतःस्थ व्यंजन तो आपको पता ही होंगे, या रा ला, इनको अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं, या रा ला वा को। या फिर किसी भी वर्ग के तीसरे व्यंजन या चौथे व्यंजन, किसी भी वर्ग के तीसरे व्यंजन या चौथे व्यंजन से मिला दिया जाए, तो बच्चों ये वर्ग के पहले व्यंजन अपने ही वर्ग के
तीसरे व्यंजन में तब्दील हो जाते हैं। अर्थात का नहीं रहेगा, का बन जाएगा बच्चों, का बन जाएगा गा, चा बन जाएगा जा, टा बन जाएगा बच्चों डा, और ता बन जाएगा बच्चों दा, और पा बन जाएगा बच्चों बा। ये परिवर्तन हो जाएगा अगर इन वर्ग के पहले व्यंजनों को किसी स्वर से मिलाया जाए, अंतस्थ व्यंजन से मिलाया जाए, या किसी तीसरे चौथे व्यंजन से मिलाया जाए। तो आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण ये है दिक धन गज। दिक धन गज, हमारा नियम क्या कहता है कि अगर कभी मैं रंग चेंज कर लेता हूं ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। दिक धन गज। अब सवाल ये है कि किसका मेल किससे हो रहा है। तो आपको पता है जब दो पद मिलाए जाते हैं तो पहले वर्ग पद का अंतिम अक्षर देखा जाता है। तो पहले पद का अंतिम अक्षर बच्चों क्या है, का है, शुद्ध का। और शुद्ध क्या होता है बच्चों, वर्ग का पहला व्यंजन। कौन सा व्यंजन होता है, वर्ग का पहला व्यंजन। और हमें बहुत अच्छे से यह ज्ञात हो चुका है अब तक कि अगर कभी वर्ग के पहले व्यंजन का मेल किसी स्वर से करा जाए, किसी अंतस्थ व्यंजन से किया जाए, या किसी या र ल वा, मतलब अंतस्थ व्यंजन है ये तो या र ल वा, या किसी वर्ग के तीसरे या चौथे व्यंजन से किया जाए, तो वर्ग का पहला व्यंजन ना होकर तीसरे व्यंजन में तब्दील हो जाता है। अर्थात अगर इस का मेल गा से किया जा रहा है, और गा क्या है, वो वर्ग का तीसरा व्यंजन है, क ख ग। भाई का मेल का वर्ग का पहला व्यंजन है और गा वर्ग का तीसरा व्यंजन है। तो पहले का मेल जब भी तीसरे से करोगे तो ये पहला वाला भी तीसरे वाले में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अपने ही वर्ग में। तो का मेल वर्ग के तीसरे व्यंजन गा से हो रहा है, इसलिए ये का बदल जाएगा किसमें बच्चों, गा में, शुद्ध गा में। और का ना रह के गा लिख जाएगा। और जब ऐसा होगा तो हमारा जो शब्द बन के तैयार होगा बच्चों वो होगा दिग्गज। गज तो पहले से ही था, अब ये गा कहां से आया, ये गा आ गया का की जगह, का बन गया है गा और शब्द बन गया दिग्गज। उम्मीद करता हूं आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। और अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक दो उदाहरण और देखिए फिर और अच्छे से समझ में आपको आएगा। अगला एक शब्द दिया है दिक प्लस अंत। दिक प्लस अंत, तो इसको भी देख लेते हैं कि ये कैसे बनेगा, दिक प्लस अंत। दिक प्लस अंत, तो बच्चों यहां पे मैं इस अंत को अभी थोड़ी देर के लिए अनुस्वार में ना लिख के ऐसे लिख देता हूं। उसका कारण है ताकि आप समझ पाए, आप उसको अयोगवाना समझ लें। इसलिए यहां पर देखिए बच्चों, पहला पद है दिक और दूसरा पद है अंत। और जब भी हम दो पदों को आपस में मिलाते हैं तो पहले पद का अंतिम अक्षर और दूसरे पद का प्रथम अक्षर आपस में संधि करते हैं। तो यहां पर पहले पद का अंतिम अक्षर है बच्चों का, और का होता है वर्ग का पहला अक्षर। का वर्ग का पहला अक्षर है, और पहले अक्षर का मेल जब भी किसी स्वर से हो, किसी अंतस्थ व्यंजन से हो, या वर्ग के तीसरे या चौथे व्यंजन से हो, तो का वर्ग का पहला अक्षर अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा। तो अब का मेल आ से होगा जो कि स्वर है, और किसी भी वर्ग के पहले अक्षर का मेल अगर स्वर से किया जाए तो वो पहला अक्षर तीसरे अक्षर में बदल जाता है। तो का बन जाएगा बच्चों गा, और जब गा बन जाएगा तो फिर का नहीं रहेगा, गा हो जाएगा। तो हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, देखिए दे। अब का की जगह हम गा लिखेंगे तो गा आधा है अभी, लेकिन जैसे ही आ से मिलेगा तो उसका हलंत हट जाएगा और शब्द बन जाएगा गा, और शब्द बनेगा दिगंत। अब दिगंत लिख गया तो अब हम आधे ना को अनुस्वार में बदल देंगे, शब्द कर देंगे दिगंत। अब ये दिगंत क्यों बना, शब्द तो दिक प्लस अंत था, तो दिगंत क्यों बना, वो बच्चों इसलिए बना क्योंकि का एक वर्ग का पहला अक्षर है। वर्गीय व्यंजन में ये पहला अक्षर है। वर्गीय व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं और हर वर्ग में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन होता है। तो किसी भी वर्ग का पहला अक्षर आ जाए और उसका मेल अगर किसी स्वर से करा दिया जाए तो वो पहला अक्षर अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। तो का बदल गया अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में, माने का ख गा। का गा में बदल गया, और गा में जब बदल गया तो का शुद्ध गा में बदला, और इसे आगे आ का स्वर मिल गया तो गा पूरा हो गया और शब्द बन गया दिगंत। उम्मीद करता हूं आपको ये एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। एक शब्द दिया है दिक धन विजय, बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है बच्चों, दिक प्लस विजय। समझिए, दिक प्लस विजय, दिक प्लस विजय, दिक प्लस विजय दिया है बच्चों। तो अब देखिए यहां पर दो पद मिल रहे हैं दिक और विजय। जब हम दो पदों को आपस में मिलाते हैं तो पहले पद का अंतिम अक्षर और दूसरे पद का प्रथम अक्षर जो भी होता है वो आपस में संधि करते हैं। तो यहां पर देखिए का वर्ग का
पहला व्यंजन है, वर्ग का पहला व्यंजन है का, और वही हमारा संधि करने वाला है किससे, वा से। अब बच्चे, कुछ बच्चे तो ये सोच रहे होंगे कि सर विजय से जब मिलेगा तो वो तो आगे स्वर है, ई की मात्रा लगी है, वो पहले पढ़ रही है। नहीं बच्चों, वी को जब हम तोड़ेंगे, इस वी को जब हम तोड़ेंगे, इसको जब हम अलग करेंगे, तो एक्चुअल में होगा क्या, वा पहले आ जाएगा और उसके बाद ई आगे चला जाएगा। वा प्लस ई बराबर वी होता है बच्चों। इसका मतलब का मेल ई से ना होके किससे हो रहा है, वा से। तो का मेल बच्चों जब वा से हो रहा है, और वा क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन, वर्ग का अंतस्थ व्यंजन। और वर्ग का पहला व्यंजन जब भी अंतस्थ व्यंजन से मिलाया जाता है तो वो तीसरे व्यंजन में बदल जाता है। हम पहले ही समझ चुके हैं, वर्ग का पहला व्यंजन चाहे स्वर से मिलाया जाए, चाहे अंतस्थ व्यंजन से मिलाया जाए, और चाहे किसी तीसरे या चौथे व्यंजन से मिलाया जाए, तो वो अपने ही वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल जाता है। अर्थात का नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा, गा बन जाएगा। का वर्ग का तीसरा अक्षर बन जाएगा गा। और जब ये गा बन जाएगा इसको जोड़ने पर, तो शब्द हमारा दिग्विजय नहीं होगा, हमारा शब्द बनेगा दिग्विजय। क्या बनेगा बच्चों, दिग्विजय। शब्द बनेगा दिग्विजय। अब आप कहेंगे सर ये गा कहां से आ गया, तो भैया ये जो का था वही गा बन गया है। क्यों, क्योंकि का मेल वा से करा गया, तो फिर वो का गा में तब्दील हो गया, और यही तो हमारा नियम है, शब्द बन गया दिग्विजय। चलिए एक और उदाहरण देख लेते हैं। एक उदाहरण दिया है वाक प्लस ईश, वाक प्लस ईश, बड़ा प्यारा उदाहरण है बच्चों, ये भी पेपर में कई बार पूछा गया है, वाक धन ईश। अब यहां पर भी वही स्थिति है बच्चों, हमारा नियम क्या है, किसी भी वर्ग के पहले व्यंजन का मेल स्वर से किया जाए, अंतहस्थ व्यंजन से किया जाए, या फिर तीसरे या चौथे व्यंजन से किया जाए, तो वो वर्ग का पहला व्यंजन जो होता है बच्चों वो तीसरे व्यंजन में बदल जाता है। तो अब देखिए वाक में अंतिम अक्षर क्या है, का। इस का मेल किया जा रहा है स्वर से, ई से। तो जब भी कभी वर्ग के पहले अक्षर का मेल किसी स्वर से होगा, तो वो अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर यानी का बदल जाएगा गा में। और जब का ये गा में बदल जाएगा तो हमारा शब्द बनेगा वा, का की जगह गा लिखा जाएगा। अभी गा पे हलंत है, लेकिन जैसे ही वो ई से मिलेगा तो इसकी मात्रा लग जाएगी और शब्द बन जाएगा वागीश। क्या शब्द बन जाएगा, वागीश। तो वाक धन ईश बराबर वागीश। और ये वाक धन ईश बराबर वागीश क्यों हुआ, तो इसके लिए आप समझ ही चुके हैं कि वर्ग का पहला व्यंजन जब भी किसी स्वर से मिले तो वो तीसरे व्यंजन में तब्दील हो जाता है। आइए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे दिया है, मैं कुछ अच्छे उदाहरण उठा लेता हूं एक दो। जैसे एक उदाहरण दिया भगवत धन भजन, भगवत धन भजन, ये बड़ा प्यारा है क्योंकि मुझे मैं भगवत विषय में बड़ा रुचि रखता हूँ और मैं भी थोड़ा धार्मिक व्यक्ति हूँ, आप कह सकते हैं ऐसे। तो और धार्मिक होना कोई गलत बात नहीं है। तो भगवत धन भजन, और मेरा विषय ही ऐसा है जो बिल्कुल भक्ति से जोड़ के रखेगा आपको। तो भगवत धन भजन को समझ लेते हैं। भगवत, भगवत प्लस भजन, अगर इन दो पदों को हम आपस में जोड़ें तो क्या होगा, तो भगवत और भजन को अगर आपस में जोड़ेंगे तो भगवत का अंतिम अक्षर और भजन का प्रथम अक्षर आपस में संधि करेंगे बच्चों। तो भगवत पद का अंतिम अक्षर क्या है बच्चों, ता। इस पे हलंत लगाए ता, शुद्ध ता है। और ता क्या होता है बच्चों, वर्ग का पहला व्यंजन, वर्ग का पहला व्यंजन होता है। ता वर्ग का पहला व्यंजन क्या है, ता है भाई। का वर्ग का पहला व्यंजन है। चा वर्ग का भी पहला व्यंजन होता है, चा वर्ग में चा वर्ग का पहला व्यंजन है। टा वर्ग में टा पहला व्यंजन है। ता वर्ग में ता पहला व्यंजन है। पा वर्ग में पा पहला व्यंजन है। तो ता वर्ग में ता जो है वर्ग का पहला व्यंजन है। अब इसका मेल किया जा रहा है बच्चों भा से, और भा कौन सा होता है, चौथा नंबर का, प फ ब, पा वर्ग का चौथा व्यंजन। तो हमारा नियम है कि अगर कभी वर्ग का पहला व्यंजन, वर्ग का प्रथम व्यंजन कभी भी बच्चों जोड़ा जाए किसी तीसरे व्यंजन या चौथे व्यंजन से, तो ये वर्ग का पहला व्यंजन बच्चों तीसरे व्यंजन में तब्दील हो जाता है। तो ता का मेल बच्चों चौथे व्यंजन अर्थात भा से हो रहा है, ये वर्ग का चौथा व्यंजन है। पा वर्ग का चौथा व्यंजन है बच्चों। तो अगर कभी भी वर्ग का पहला व्यंजन किसी तीसरे व्यंजन से मिले या चौथे व्यंजन से मिले तो वो अपने ही वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल जाता है। तो ता बन जाएगा बच्चों दा। क्या बन जाएगा, दा, क्योंकि ता वर्ग का तीसरा व्यंजन में बदलेगा तो ता था दा में बदल जाएगा। तो हमारा शब्द क्या बनेगा बताइए जरा, आप बताइए, कमेंट करके बताइए। भगवत धन भजन में अगर ता दा में बदल गया तो शब्द क्या बनेगा, बताइए जरा, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। आप लोग जो भी देख रहे हैं वो कमेंट करिए कि भगवत धन भजन में अगर ता दा में बदल गया तो शब्द क्या बनेगा। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। भगवत भजन को अगर जोड़ दिया जाए
तो आपस में जुड़ने पर ता दा बन जाएगा, तो शब्द बनेगा भगवद भजन। भगवद भजन, बिल्कुल। और ये हुआ हमारे व्यंजन संधि के प्रथम नियम की वजह से, व्यंजन संधि के प्रथम नियम की वजह से। ठीक है, चलिए आगे और एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल दिया है बच्चों उत धन योग, इसको भी समझ लेते हैं। उत धन योग, उत धन योग। तो उत धन योग में क्या होगा समझते हैं। उत का अंतिम जो अक्षर है बच्चों वो है ता, और ता वर्ग का पहला व्यंजन होता है। वर्गीय व्यंजन में ये भी ता वर्ग का पहला व्यंजन है। और वर्ग का कोई भी पहला व्यंजन अगर किसी अंतस्थ व्यंजन से मिले तो वो तीसरे व्यंजन में तब्दील हो जाता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी वर्ग का पहला अक्षर किसी स्वर से मिले, किसी अंतस्थ व्यंजन से मिले, या किसी तीसरे या चौथे व्यंजन से मिले, तो वो वर्ग का पहला अक्षर अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। माने ता बदल जाएगा बच्चों किसमें, दा में। किसमें बदल जाएगा, दा में। तो ता जब या से मिलेगा जो कि अंतस्थ व्यंजन है, तो अंतस्थ व्यंजन से मिलने के कारण ता नहीं रहेगा, बल्कि क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा। और मैं आपको एक ज्ञान की बात बता दूं कि आधा दा जब भी किसी या से मिलता है बच्चों, तो वो संयुक्त अक्षर द्या में तब्दील हो जाता है। किस में तब्दील हो जाता है, द्या में। ध्यान दीजिए, आप लोग विद्यालय लिखते हो, विद्यालय, आपने ये विद्यालय लिखा, तो विद्यालय में जो दिया बना है ये धा धनुष नहीं है, धा नहीं है, ये एक्चुअल में आधा दा है और पूरा या है। तो शब्द है विद्यालय। क्या शब्द है, विद्यालय। तो इसमें आधा दा है और फिर या है। तो इसलिए आप ये चीज भी याद रखिए कि कभी भी आधे दा का मेल या से हो तो वो दिया बन जाएगा। तो अभी मैं आपको बताने वाला था क्या कि ता का मेल या से हुआ जो कि अंतस्थ व्यंजन है, तो ता बन गया दा। तो अब इनको जोड़ेंगे तो शब्द क्या बनेगा, उ द यो ग। अब आधा दा जब या से मिलेगा तो बच्चों वो संयुक्त रूप से ऐसे लिख सकते हैं, उ द्यो ग। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हलंत लगा के भी लिख सकते हैं और संयुक्त करके भी लिख सकते हैं, उद्योग। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, सत प्लस गुड़, सत प्लस गुड़। तो बच्चों देखिए, सत धन गुड़, सत धन गुड़। अब सत धन गुड़ बच्चों जो है, सतगुण में क्या होगा, ता वर्ग का पहला व्यंजन है, ये गा से मिल रहा है और गा होता है वर्ग का तीसरा व्यंजन। हम जानते हैं वर्ग का कोई भी पहला व्यंजन अगर तीसरे व्यंजन से मिले या फिर चौथे व्यंजन से मिले तो ये वर्ग का पहला व्यंजन भी तीसरे व्यंजन में बदल जाता है, लेकिन अपने ही वर्ग के। तो ता बन जाएगा दा और शब्द हो जाएगा हमारा सदगुण, सदगुण, सदगुण। एक और देख लेते हैं, सुप धन अंत। तो सुप धन अंत इस तरीके से है। अब इसको मैं ऐसे ना लिख के अंत को ऐसे लिखूंगा तो थोड़ा आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, अंत इस तरीके से। अब यहाँ पे पा वर्ग का पहला व्यंजन है, पा वर्ग में 5 भाई स्पर्श व्यंजन के या वर्गीय व्यंजन के 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। और हर वर्ग में पहला व्यंजन क्या है, उस वर्ग के नाम पर ही। जैसे का वर्ग का पहला व्यंजन का है, चा वर्ग का पहला व्यंजन चा है, इसी प्रकार से पा वर्ग का पहला व्यंजन पा है। तो वर्ग का कोई भी पहला व्यंजन अगर किसी स्वर से मिले तो पा किससे मिल रहा है, आ से, और आ है स्वर, तो वो अपने ही वर्ग के, ये जो पा है वो अपने ही वर्ग के तीसरे व्यंजन बदल जाएगा, अर्थात वो बा में बदल जाएगा। तो अब ये पा सुप ना रह के क्या हो जाएगा, शुभ हो जाएगा, और बा पे हलंत लगेगा। इस तरीके से ये बा में बदल जाएगा, हलंत लगा है, और जब ये बा जब आ से मिलेगा तो पूरा हो जाएगा, शब्द बनेगा बच्चों सुबंत। क्या बनेगा, सुबंत। उम्मीद करता हूं आपको ये नियम अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए इस नियम को बच्चों। मैं चाहता हूं आप अच्छे से सीख के चलें कि कभी भी इन व्यंजनों का मेल, इन व्यंजनों का मेल, का, चा, टा, ता, पा, ये वर्ग के पहले व्यंजन है, इनका मेल कभी भी बच्चों किसी स्वर से किया जाए, किसी अंतस्थ व्यंजन से किया जाए, या किसी भी वर्ग के तीसरे या चौथे व्यंजन से किया जाए, तो ये वर्ग के पहले व्यंजन अपने ही वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल जाते हैं। माने का बन जाएगा गा, चा बन जाता है जा, टा बन जाता है डा, और ता बन जाता है दा, और पा बन जाता है बा। लेकिन ये बदलते कब हैं, जब इनको किसी स्वर से या ला वा से तीसरे या चौथे व्यंजन से मिलाया जाता है तब। और ये था हमारा वर्ग के पहले व्यंजन से संबंधित पहला नियम।
वर्ग के पहले व्यंजन से संबंधित पहला नियम था बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग दूसरा नियम देख लेते हैं। अब हमारा जो दूसरा नियम है बच्चों, वो भी वर्ग के पहले व्यंजन से ही संबंधित है। वो है वर्ग के पहले व्यंजन का अपने ही वर्ग के पांचवें व्यंजन में परिवर्तन। माने वर्ग का पहला व्यंजन जो है बच्चों, वो पांचवें व्यंजन में बदल जाएगा। लेकिन कब बदलेगा वो अभी हम सीखते हैं, अभी हम देखते हैं। ठीक है, मुझे डर है क्योंकि इन्वर्टर जो है वीक हो चुका है और कभी भी क्लास बच्चों बंद हो सकती है, इसलिए मैं थोड़ा चेक कर रहा हूँ बीच बीच में कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी आप लोग ध्यान लगाइए, पढ़ते रहिए। आइए तो इस नियम को भी अच्छे से समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि यदि वर्ग के पहले व्यंजन का मेल, किसी भी वर्ग के पहले व्यंजन का मेल ना या मां से हो, किससे हो, ना या मां से हो, तो वर्ग का पहला व्यंजन, तो वर्ग का पहला व्यंजन अपने ही वर्ग के पांचवें व्यंजन में बदल जाता है। अगर कभी वर्ग का पहला व्यंजन, मतलब ये वर्ग के पहले व्यंजन लिखे हुए बच्चों, का, चा, टा, ता, पा, ये सभी वर्ग के पहले व्यंजन हैं, और इनका मेल कभी ना से या मां से किया जाए, ना से या मां से किया जाए, तो ये व्यंजन अपने ही वर्ग के पांचवें व्यंजन में बदल जाते हैं। अर्थात का बदल जाता है अंग में, चा बदल जाता है अन में, टा बदल जाता है अण में, ता बदल जाता है न में, और पा बदल जाता है बच्चों मां में। अब ये क्या हो रहा है इसको मैं और डिटेल में आपको समझा देता हूं। चलिए, आपने वर्ग के पहले व्यंजन तो लिखे ही हैं, समझे ही हैं, मैं फिर से लिख देता हूं। क, ख, ग, घ अंग, चा, छा, जा, झा, अन, टा, ठा, डा, ढा, अण, ता, था, दा, धा, न, पा, फा, बा, भा, मा। देख लीजिए, ये वर्ग के व्यंजन है, सारे वर्गीय व्यंजन हैं। अब आपको ये भी पता चल गया है इसमें वर्ग का पहला व्यंजन कौन सा है। ओ, ये तो चला गया भाई। चलिए मैं देखता हूँ, शायद आ जाए। नहीं आया, कोई बात ना, फिर से लिखना पड़ेगा, कोई बात नहीं, फिर से लिख लेता हूं। का, चा, का, खा, गा, घा, अंग, चा, छा, जा, झा, अन, टा, ठा, डा, ढा, अण, ता, था। पेशेंस के साथ रुकिएगा, मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने वाला हूं। ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ये देखिए वर्गीय व्यंजन है बच्चों। अब आपको ये तो पता ही है, आपको ये तो पता ही है, इसमें का, चा, टा, ता, पा, ये बच्चों वर्ग के पहले व्यंजन है, ये वर्ग के पहले व्यंजन है। और हमारा नियम कह रहा है कि इनका मेल अगर कभी ना या मां से कर लिया जाए, किससे कर लिया जाए, ना या मां से, तो ये वर्ग के पहले व्यंजन अपने ही वर्ग के पांचवें व्यंजन में बदल जाते हैं। ये वर्ग के पहले व्यंजन है, वो पांचवें व्यंजन बदल जाते हैं। लेकिन क्यों बदल जाते हैं, इसका रहस्य क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए बच्चों। आपको पता है वर्ग का जो पांचवा व्यंजन होता है वो होते हैं अनुनासिक। कैसे होते हैं बच्चों, अनुनासिक व्यंजन। और कभी भी वर्ग का पहला व्यंजन किसी अनुनासिक व्यंजन से मिला दिया जाए तो वो वर्ग का पहला व्यंजन अपने ही वर्ग में अनुनासिक हो जाता है। मेरी शब्दों को समझिए, अगर किसी भी वर्ग के पहले व्यंजन को किसी भी पंचमा अक्षर से मिला दिया जाए, किसी भी पंचमा अक्षर से, तो ये वर्ग का पहला व्यंजन अपने आप वो अपने ही वर्ग के पंचमा अक्षर में बदल जाता है। माने अगर किसी भी वर्ग के पहले व्यंजन को, किसी भी वर्ग के पहले व्यंजन को किसी भी पंचमा अक्षर से मिला दोगे, वर्ग के पांचवें अक्षर से मिला दोगे, तो वो वर्ग का पहला व्यंजन अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जाएगा, माने वो भी अनुनासिक हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर फिर आप तो केवल मां और ना ही पढ़ा रहे हो कि वर्ग का पहला अक्षर
वर्ग का पहला अक्षर अगर ना या मां से मिले, बाकी क्यों नहीं पढ़ा रहे बच्चों? बाकी इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं, बाकी इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि कभी भी किसी दूसरे शब्द की शुरुआत ना तो अंग से हो सकती है और ना अन से हो सकती है और ना अणा से हो सकती है। ये तीनों अक्षरों से कोई शब्द बनाया ही नहीं गया है हिंदी भाषा में। इस वजह से या तो ना से संबंधित शब्द आएगा या तो मां से संबंधित शब्द आएगा। मतलब अगर वर्ग के पहले अक्षर को किसी भी पंचमा अक्षर से मिला दिया जाए, पंचमा अक्षर जो शुरू होगा बच्चों या तो ना से होगा या तो मां से होगा, ना अंग से हो सकता है, ना अन से, ना अर से। तो अगर कभी वर्ग के पहले अक्षर का मेल ना से कर दिया जाए या मां से कर दिया जाए तो ये वर्ग का पहला अक्षर अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जाता है। माने का बन जाएगा अंग, चा बन जाएगा अन, टा बन जाएगा अण, ता बन जाएगा न और पा बन जाएगा म। माने सीधी सी बात है कि इनमें से किसी को भी अगर इन दो से मिला दिया जाए या इनमें से किसी से भी मिला दिया जाए, लेकिन बाकी ये तीन तो मिल ही नहीं सकते क्योंकि किसी शब्द की शुरुआत होगी ही नहीं, तो इनमें से किसी भी शब्द को बच्चों ना या मां से मिलाया जाए तो ये अपने अपने वर्ग में पंचमा अक्षर में तब्दील हो जाएंगे। माने का बन जाएगा अंग, चा बन जाएगा बच्चों अन, टा बन जाएगा बच्चों अणा और ता बन जाएगा ना और पा बच जाएगा बच्चों मां। माने वो भी पंचमा अक्षर बन जाएगा अगर इसे ना या मां से मिला दिया है। काको, चाको, टाको, ताको, पाको अगर ना या मां से मिला दिया जाए तो वो अपने ही वर्ग में पंचमा अक्षर में तब्दील हो जाते हैं। अब बाकी चीजें हम ये उदाहरण से अच्छे से समझ लेते हैं। आइए चलिए, जैसे शब्द दिया गया वाक प्लस मय, इसको देखते हैं पहले। वाक प्लस मय, तो देखिए बच्चों क्या होगा, वाक धन मय, वाक धन मय। तो वाक का अंतिम अक्षर है बच्चों का, और का होता है वर्ग का पहला अक्षर। का वर्ग में का जो है वो पहला अक्षर है, और वर्ग के पहले अक्षर का मेल अगर कभी भी मां से या ना से किया जाए तो यहां मां से हो रहा है, तो ये का अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर अर्थात अंग में बदल जाएगा। का वर्ग का पांचवा अक्षर क्या है, अंग, तो ये अंग में बदल जाएगा। हलंत लगा दिया इस पे भी क्योंकि इस पे लगा था। तो जब का को मां से मिलाया जाएगा तो ये अंग में बदल जाएगा और शब्द बन जाएगा हमारा वांग, वांगमय। शब्द क्या बन जाएगा बच्चों, वांगमय। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं, तत् धनमय। देखिए तत्व धनमय, तत् प्लस मय। अब ता वर्ग का पहला अक्षर ता ही होता है और वर्ग का पहला अक्षर मिल रहा है मां से, तो ये ता बदल जाएगा पंचमा अक्षर में क्योंकि ये भी पंचमा अक्षर है। अगर कोई पहले वर्ग का पहला अक्षर पंचमा अक्षर से मिले तो वो भी पंचमा अक्षर बन जाएगा, लेकिन अपने ही वर्ग में, किसी दूसरे वर्ग में जाके नहीं। तो ता का पंचमा अक्षर क्या होता है बच्चों, त, थ, द, ध, न। तो ता बन जाएगा बच्चों ना। अब ता पे हलंत लगा तो ना पे भी हलंत लगाया जाएगा, तो शब्द बनेगा हमारा तन्मय। क्या शब्द बनेगा, तन्मय। क्यों, ता जो था वो ना में बदल गया। अब ता आधा था तो ना भी आधा है। तत् धनमय बराबर तन्मय, क्योंकि ता का मेल जब मां से करोगे तो ता नहीं रहेगा, ना बन जाएगा। आइए और समझते हैं, जगत धननाथ, जगत धन नाथ, जगत धननाथ। तो जगत धननाथ में क्या होगा बच्चों, जगत का अंतिम अक्षर है बच्चों ता, और ता वर्ग का पहला अक्षर होता है, और पहले अक्षर को, वर्ग के पहले अक्षर को ना से मिलाया जाए या मां से मिलाया जाए तो वो अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर बदल जाता है। तो ता बन जाएगा बच्चों ना। क्यों, ता ना क्यों बन जाएगा, क्योंकि ता को ना से मिलाया जा रहा है। ता को चाहे मां से मिलाया जाए, ता को चाहे ना से मिलाया जाए, ता हमेशा अपने ही वर्ग में पंचमा अक्षर में बदल जाएगा, तो ना में तब्दील हो जाएगा। तो ता जब ना में तब्दील हो जाएगा तो शब्द बनेगा जगत धननाथ बराबर जग, और ता बन गया ना, तो ये आधा ना है जगन, और नाथ तो पहले से था ही, जगन्नाथ। तो जगत धननाथ बराबर जगन्नाथ क्यों हुआ, क्योंकि ता यहां पर ना में बदल गया। और क्यों बदल गया, क्योंकि किसी भी वर्ग के पहले अक्षर को बच्चों अगर मां या ना से मिलाया जाए तो वो वर्ग का पहला अक्षर अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में तब्दील हो जाता है। आइए और देख लेते हैं एक एग्जांपल, सट धन मुख, सट धन मुख, सट प्लस मुख, सट प्लस मुख। अब इसको देखते हैं सट मुख को कि क्या होता है। तो सट वर्ग में, सट शब्द में, शब्द पद में अंतिम अक्षर है बच्चों टा, और टा वर्ग का पहला अक्षर होता है, टा वर्ग का पहला अक्षर होता है। और टा जो है वो जब मां से मिलेगा, टा जब मां से मिलेगा तो टा बन जाएगा, टा बच्चों बन जाएगा क्या, अपने ही वर्ग का पांचवा अक्षर। क्यों, क्योंकि वर्ग का पहला अक्षर जब पांच से मिलाओगे, किसी वर्ग के पंचमा अक्षर से मां से मिलाओगे, ना से मिलाओगे, तो ये टा भी पंचमा अक्षर बन जाएगा। माने ट, ठ, ड, ढ, अण।
माने ये बन जाएगा बच्चों अणा में तब्दील हो जाएगा। और अणा को कैसे लिखते हैं बच्चों, जो आधा है तो ये आधा है तो उसका डंडा हटा के लिखेंगे उसको आगे, तो शब्द हमारा बनेगा सणमुख। क्या बनेगा बच्चों, सणमुख बनेगा। क्या बनेगा, सणमुख बनेगा, सणमुख। क्यों बनेगा, क्योंकि टा तब्दील हो गया अणा में, और टा आधा था तो अणा भी आधा है, तो सणमुख। और टा मां से मिला इसलिए, वर्ग का पहला अक्षर कोई भी, वर्ग का पहला अक्षर होता है का, चा, टा, ता, पा, ये इनमें से कोई भी अगर किसी मां या ना से मिलेगा तो वो अपने ही वर्ग के 5वें अक्षर में तब्दील हो जाएगा। बच्चों ध्यान रखिए, अगर आपको वर्णमाला बहुत अच्छे से नहीं आती है, आपको स्पर्श व्यंजन अच्छे से नहीं आते हैं, आपको वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां व्यंजन अच्छे से याद नहीं है, तो फिर यकीन मानिए फिर तो ये दिक्कत देगा। लेकिन अगर आपको वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें व्यंजन बहुत अच्छे से याद है, वर्णमाला बहुत अच्छे से याद है, तो आपके लिए संधि फिर चुटकियों का खेल है। चलिए अगला एग्जाम्पल और देख लेते हैं। चित्त धनमय, एक एग्जाम्पल दिया बच्चों, चित्त प्लस मय, चित्त प्लस मय। वर्ग का पहला अक्षर है ता, ये मिल रहा है मां से, तो वर्ग का कोई भी पहला अक्षर मां से मिले या ना से मिले तो वो अपने ही वर्ग के 5वें अक्षर में बदल जाता है। तो 5वें अक्षर में बदलेगा जब बच्चों, तो ता का क्या हो जाएगा, त, थ, द, ध, अंग, ये अंग बन जाएगा बच्चों, अंग। तो शब्द हमारा बनेगा, नहीं ता है ना, ता, थ, द, ध, न, क्योंकि ता वर्ग का वर्ग में थोड़ी ना बदलेगा, अपने ही वर्ग में बदलेगा, तो ता, था, दा, धा, ना, तो ये बन जाएगा बच्चों ना। तो चित्त धनमय, और ये हो गया ता ना, तो शब्द बन गया हमारा चिन्मय। अब ये चिन्मय क्यों हो गया, ये आप लोग समझते हैं कि ता का मेल जब मां से हुआ तो ता 5वां अक्षर में तब्दील हो गया, अपने ही वर्ग के नाम में तब्दील हो गया, तो चिन्मय बन गया। एक और देखते हैं, उत धन मत, उत धन मत। अब इसका आप बनाइए क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि उत धन मत का क्या बनेगा। चलिए अब हम अगला नियम पढ़ते हैं। अगला नियम पढ़ने से पहले एक बार इस नियम को फिर से समझ लेते हैं कि अगर कभी वर्ग का पहला अक्षर, अगर वर्ग का कोई पहला व्यंजन किसी भी कंडीशन में मां या ना से मिलेगा तो वो अपने ही वर्ग के 5वें अक्षर में बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा, कि अगर कभी भैया का, चा, टा, ता, पा का मेल ना से या मां से हुआ, अगर का, चा, टा, ता का मेल, टा, पा का मेल ना से या मां से हुआ तो का बन जाएगा अंग, चा बन जाएगा अन, टा बन जाएगा अण, ता बन जाएगा ना, और पा बन जाएगा मां। लेकिन बनेगा कब बच्चों, वर्ग का पहला अक्षर 5वां अक्षर बन जाएगा, लेकिन बनेगा कब, जब उसे कभी ना से और मां से मिला दिया जाएगा तब। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए हम अंतिम नियम पढ़ने जा रहे हैं। आगे एक नियम और हम पढ़ेंगे, छा संबंधी नियम, और ये नियम थोड़ा आसान भी है और मजेदार भी है, क्योंकि इस नियम को समझने के लिए आपको बस इतना समझना है कि छा की गोदी में लल्ला आ जाएगा, छा की गोदी में लल्ला आ जाएगा, छा की गोदी में लल्ला चा आ जाएगा। कब आएगा, जब वो कभी किसी हरस्व स्वर से मिलेगा। आइए देखते हैं इसको। नियम का है, नियम ये है कि यदि कभी छा से पहले, छाते वाले छा से पहले कोई हरस्व स्वर, कोई हरस्व स्वर अथवा बड़ा आ, वो तो एक ही बात है, छोटा आ होगा तो उसमें भी आ है और बड़ा होगा तो वो भी आ है, लेकिन हमें अभी समझना है हरस्व स्वर, खास तौर पे हरस्व स्वर। हालांकि बड़ा आ दिया जाएगा तब भी ये नियम लागू होगा, लेकिन खास तौर पर याद रखिए हरस्व स्वर। अगर कभी छा से पहले कोई हरस्व स्वर आ जाए तो छा के साथ चा जोड़ दिया जाता है। मतलब अगर कभी छा से पहले भैया, अगर कभी देखिए छा से पहले हरस्व स्वर आ जाए या बड़ा आ जाए तो इस छा में चा और जोड़ दिया जाता है। ध्यान दीजिए, छा में चा और जोड़ दिया जाता है। कब जोड़ दिया जाता है, यदि छा से पहले, मैं इसको पुनः लिख के दिखाता हूं आपको कि अगर छा से पहले, अगर छा से पहले कभी दो पद जोड़े जाएं बच्चों, दो पद जोड़े जाएं और प्रथम पद में बच्चों पहले पद में कहीं भी हरस्व स्वर दिया गया है, एंड में क्या दिया गया है, हरस्व स्वर, हरस्व स्वर दिया गया है पहले पद में, और दूसरे पद में शुरुआत हो रही है बच्चों छा से, तो हरस्व स्वर वाले पद को, मतलब हरस्व स्वर पे अंत हो रहा है जिस शब्द का, उसको अगर छा से जोड़ोगे तो इस छा में चा और जोड़ दो, साथ में छा में चा और जोड़ दो, इतना सा नियम है। तो इस नियम को समझिए कि अगर कभी छा से पहले कोई हरस्व स्वर या बड़ा आ दिया जाए तो इस छा में चा जोड़ देना। जैसे उदाहरण के लिए छत्र धन छाया, छत्र धन छाया, अब त्रा में
हलंत नहीं लगा है। हलंत नहीं लगा इसका मतलब इसका अंतिम अक्षर छोटा आ है, और छोटा आ एक हरस स्वर होता है, हरस स्वर मिलेगा इस छा से, तो इस छा में चा जोड़ दिया जाएगा, शब्द बन जाएगा छत्र छाया। अगला शब्द है स्वधन छंद। स्वधन छंद, स्व प्लस छंद, तो स्व में हलंत नहीं लगा, इसका मतलब इसका अंतिम अक्षर है बच्चों छोटा आ, और छोटा आ जो होता है वो होता है हरस्व स्वर। हरस्व स्वर मिलेगा छा से, तो इसमें चा और जुड़ जाएगा, तो शब्द बन जाएगा स्वच्छंद। शब्द बन जाएगा स्वच्छंद। एक शब्द दिया परिधन छेद। अब परि का अंतिम अक्षर है बच्चों छोटी ई, और छोटी ई हरस स्वर होता है, ये छा से मिलेगा, तो इस छा में चा और जोड़ दिया जाएगा, तो शब्द बन जाएगा बच्चों परिच्छेद। क्या बन जाएगा? परिच्छेद। एक और देखिए अनुधन छेद। अनुधन छेद मतलब अनु का अंतिम अक्षर है बच्चों, अनु का अंतिम अक्षर है छोटा ऊ। छोटा ऊ एक हरस्व स्वर होता है, और हरस्व स्वर जब मिलेगा छा से, तो छा में चा और जोड़ दिया जाएगा, तो शब्द बन जाएगा अनुच्छेद। अब विधन छेद, वी प्लस छेद। वी प्लस छेद, बच्चों ध्यान दीजिए, वी का अंतिम अक्षर छोटी ई है, और छोटी ई हरस्व स्वर होता है, जब ये छा से मिलेगा तो इस छा में चा और जोड़ दिया जाएगा, तो शब्द बनेगा हमारा विच्छेद। उम्मीद करता हूं आज का ये नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। नियम बस इतना सा है कि अगर कभी छा से पहले कोई हरस्व स्वर दिया गया हो और उसको जोड़ा जाए, दो पद जोड़े जा रहे हैं, पहले पद में कहीं अंत हो रहा है हरस्व स्वर पे और दूसरे पद की शुरुआत हो रही है छा से, तो और इनको जोड़ दिया जाए दोनों पदों को, तो छा में चा और जोड़ दिया जाता है। तो यही नियम था बच्चों आज का। तो आज हमने 3 नियम सीख लिए हैं। वर्ग के पहले व्यंजन का तीसरे में परिवर्तन कब होता है, फिर दूसरा नियम सीखा वर्ग के पहले व्यंजन का 5वें व्यंजन में परिवर्तन कब होता है, और तीसरा छा संबंधी नियम सीखा। तो व्यंजन संधि के 3 नियम हमने आज सीखे। कल हम बचे हुए व्यंजन संधि के 4 नियम सीखेंगे। तब तक मुझे इजाजत दीजिए, विदा करिए, नमस्कार।